देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये भाग क्या है सन 1997 का, जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ चितवरन गांव के लिए निकला था। सफ़र काफ़ी लंबा और थका देने वाला था। दिन के वक्त जब सूरज आसमान में होता तो हमें लगातार जूझता रहता, जिस वजह से हमें बीच बीच में रुकना पड़ता। खैर, किसी तरह दिन की मौत हुई और रात का जगन। अब गाड़ी के सभी शीशे नीचे किए ठंडी ठंडी हवा का मजा ही ले रहे थे कि तभी एक दूसरी कार ठीक हमारे बगल से गुजरी और कुछ आगे जाते ही एकदम से रुक गई और किसी की लाश फेंककर तेजी से आगे निकल गई। हम तीनों के तो नज़ारा देखकर एक बार फिर से पसीने छूटने लगे। तभी गौरव ने कहा, अतुल, गाड़ी मत रोकियो, चुपचाप से आगे निकाल ले। और मैंने भी ठीक वैसा ही किया। उस लाश के बगल से गाड़ी आगे निकाल ले। उस लाश के बगल से निकलने के बाद हम तीनों काफ़ी डरे हुए थे, यहाँ तक कि अब हम तीनों ने आपस में बात करना ही बंद कर दिया था। फिर कुछ देर बाद मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लगता है तुम तीनों उस लाश को देखकर कुछ ज़्यादा ही डर गए हो। इस पर गौतम भड़कते हुए बोला, हाँ, डर तो हमें लगता ही है, पर तू तो हीमैन का पोता लग रहा है ना। इस पर मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, तू यार इतना नाराज़ क्यों हो रहा है? जो हुआ उसे भूल जा। मैंने इतना कहा ही था कि एक बार फिर से सेम वही गाड़ी हमारे बगल से निकली और एक और लाश सड़क पर गिराते हुए आगे निकल गई। ये देखकर हम तीनों इस बार बहुत ही ज़्यादा डर गए। तभी गौरव हकलाते हुए बोला, ये कौन है यार? गाड़ी के आगे लाशें बिछाया जा रहा है। उस वक्त तो मैं किसी तरह गाड़ी वहाँ से भगाने में लगा था, इसलिए ना ही मैंने कुछ बोला और ना ही गौतम ने। फिर जब हम काफ़ी दूर निकल आए तब जाकर जान में जान आई, मगर हम अभी भी शांत ही थे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए अतुल ने कहा, देख भाई, वहाँ कोई है। फिर जब मैंने भी उस ओर देखा तो पाया कि एक औरत जिसके कपड़े फटे हुए और उसके शरीर के बहुत से हिस्सों पर ताज़ा जख्म थे और वो अपने छोटे बच्चे को अपनी बाहों में भरे झुकी हुई कमर के साथ आहिस्ते आहिस्ते आगे हाईवे के किनारे किनारे चले जा रही थी। उसकी ऐसी निर्दयी अवस्था को देखकर हम तीनों का मन भर आया और तभी हमने उस औरत की मदद करने की सोची और मैं उस औरत को आवाज़ देते हुए बोला, अरे सुनिए ज़रा। मेरी आवाज़ देते ही वो एक पल को रुकी और पीछे पलट कर देखा, मगर पता नहीं क्यों वो हमें देखते ही वहाँ से भागने लगी। मगर उसके पैरों में भी काफ़ी चोट लगी थी, जिस वजह से वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने तुरंत ही गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और उसे रोकते हुए बोला, आप डरिए मत, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलें, हम आपको अस्पताल पहुंचा देते हैं। जहां मैं उस औरत से लगातार बोले जा रहा था तो वहीं वो औरत चुपचाप मेरे चेहरे को निहारे जा रही थी। इसी बीच गौतम ने उस औरत को सहारा देते हुए गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठते ही हम वहां से अस्पताल की तलाश में निकले। अभी हम आसपास कोई अस्पताल ही तलाश रहे थे कि मैंने नोटिस किया कि वो औरत किसी तरह का रिएक्ट ही नहीं कर रही है, मानो उसमें कोई जान ही ना हो। तभी अतुल ने कहा, अरे भाई, वो देख, अस्पताल का साइन बोर्ड। अस्पताल के साइन बोर्ड को देखते ही मैंने गाड़ी उस तरफ घुमा ली। अभी मुझे उस रास्ते पर ड्राइव करते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है। दरअसल वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ थी और सड़क पर काफ़ी जगहों पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। फिर तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव करने के बाद मुझे अस्पताल तो नज़र नहीं आया, मगर उस रास्ते का डेड एंड ज़रूर नज़र आ गया, जहाँ पर एक मकान बना था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो ही अस्पताल है, मगर जब मैंने गाड़ी रोकी तो पाया कि वहाँ काफ़ी अंधेरा और बेहद खामोशी है। तभी अतुल बोला भी, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मगर तभी गौतम ने कहा,
चलकर एक बार देख लेते हैं, क्या पता अंदर कोई मिल जाए। तभी गौतम और मैं गाड़ी से उतरे, मगर अतुल बोला, तुम लोग देख कर आओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। तो इस पर गौतम हंसते हुए बोला, साला डरपोक। ये बोलकर गौतम उस मकान की तरफ बढ़ गया और उसके साथ साथ मैं भी। फिर जब हम उस मकान के गेट पर पहुंचे तो पाया कि उस मकान का गेट पहले से ही खुला है। फिर जब हमने अंदर झांका तो पाया कि अंदर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मकान खाली पड़ा है। अभी हम दोनों उस मकान के अंदर झांक ही रहे थे कि तभी हमें बड़ी ही अजीब सी आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनते ही हम दोनों उल्टे पैर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। अभी हम गाड़ी की तरफ भाग ही रहे थे कि तभी हमें अतुल की चीख सुनाई पड़ी। उसकी चीख सुनते ही हम गाड़ी की तरफ और तेजी से दौड़े और जब हम दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो पाया कि अब उस गाड़ी में ना तो अतुल है और ना ही वो औरत। हम दोनों अतुल को वहां पर ढूंढने लगे, मगर अतुल का कोई पता नहीं चला। हमें अब समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी उस मकान से एक बार फिर से अजीब सी आवाज़ आई, वो भी बहुत जोर से, तुम लोग गए नहीं अभी यहाँ से? वो डरावनी आवाज़ सुनते ही मैं और गौतम तुरंत ही गाड़ी में बैठे और वहाँ से तुरंत ही निकल गए। और फिर जब हाईवे पर पहुँचे तो हम दोनों के आंखों में डर के आंसू थे। तभी हमारे बगल से तीसरी बार वही कार गुजरी, मगर इस बार उस कार ने लाश नहीं गिराई, बल्कि इस पर हमने देखा कि हमारा दोस्त अतुल उस कार के पीछे वाली सीट के शीशे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी उस कार के पीछे लगा दी, मगर पता नहीं कैसे वो कार इतनी तेजी से वहां से निकल गई कि मैं फुल स्पीड में होने के बावजूद भी उस कार को चेस नहीं कर पाया। फिर जब उसी रास्ते पर 3 किलोमीटर आगे पहुंचा तो हमें अतुल सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ मिला। मैंने तुरंत ही गाड़ी रोकी और अतुल को उठाया, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारा दोस्त अतुल अब दम तोड़ चुका था। उस रात हमें अतुल की लाश लेकर वापस लौटना पड़ा। इस हादसे के तकरीबन 3 महीने बाद हमें पता चला कि वो पूरा हाईवे ही हॉन्टेड है, जहाँ पर पहले काफ़ी लूटमार होती थी, जिस वजह से उस रास्ते पर नकारात्मक शक्तियों का कब्जा हो गया है। फिर जब हम दोनों ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि उस हाईवे से एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ एक रात गुजर रही थी। रास्ते में उसे कुछ बदमाशों ने जबरन रोक लिया और फिर उसके कार में बैठ गए और रास्ते में ही उन सभी बदमाशों ने उसके छोटे से मासूम बच्चे को चलती गाड़ी से फेंक दिया और तब उस औरत के साथ गलत काम किया। जब उन बदमाशों का जी भर गया तो उस औरत को भी चलती कार से नीचे फेंक दिया। कहते हैं कि वो औरत कार से नीचे फेंके जाने के बाद वापस अपने बच्चे के लिए दौड़ी, मगर जब वो अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा मर चुका था और जिस वजह से वो औरत अपने बच्चे के गम में मर गई। और वही औरत अब उस हाईवे पर लोगों को चलती गाड़ी से मार मार कर फेंकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।